प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इससे पूर्व हम सत्य और अहिंसा के बारे में जान चुके हैं। सत्य और अहिंसा दोनों ही एक दूसरे के एक तरह से दो पहलू थे और इनसे जुड़ी हुई तीसरी जो चीज़ है, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन की महत्वपूर्ण देन है, वो है सत्याग्रह। अहिंसा की तरह ही जो सत्याग्रह की धारणा है वो भी अत्यंत व्यापक है। इस व्यापक धारणा के अंतर्गत सत्य के अंतर्गत हम नैतिक दबाव को शामिल करेंगे। वास्तव में सत्य क्या है? सत्य वही है जो व्यापक रूप से हमें दिखाई देता है और जिसके आधार पर हम नैतिक आचरण करते हैं। जो अनैतिक आचरण है वो सत्य नहीं है। यदि हम सत्य को अंतिम रूप से वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हैं तो इसके द्वारा हमें जो विभिन्न प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह है उनका प्रतिरोध करना होगा। गांधी जी ने जो अहिंसा की अवधारणा दी थी, उनके अनुसार अहिंसा के द्वारा सत्य की प्राप्ति की जा सकती है और इसी सत्य की प्राप्ति के द्वारा सत्याग्रही का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो हमेशा अपने कार्य के लिए जो भी आग्रह करेगा वो सत्य पर आधारित तथा अहिंसा पर आधारित आग्रह होगा। अर्थात सत्य और अहिंसा पर आधारित जो आग्रह होगा, अपने कार्य, अपनी मांगों को पूरी करने के लिए जो व्यवहार होगा, उसे ही हम सत्याग्रह के नाम से जानेंगे। प्रोफेसर वर्मा के अनुसार यह सत्य जो ईश्वर है उसकी वास्तविकता, गंभीरता, निष्ठापूर्ण खोज का प्रतीक है। यानी कि सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह वास्तव में सत्य की खोज है। सत्याग्रह वास्तव में गंभीरता पूर्वक ईश्वर की खोज है। सत्याग्रह वास्तव में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक सभी प्रकार के दुराग्रहों से बचते हुए नैतिक कार्यों को करने का एक प्रयास है। जो सत्याग्रह होता है उसे मानवीय आत्मा की महिमा को पुनः स्थापित किया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके अंदर निरंतर पलायन का चक्र चलता रहता है, हर समय परिवर्तित होता रहता है, समय परिवर्तनशील है। इसके कारण समय के साथ साथ अच्छाई, बुराई सभी प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं, लेकिन स्वयं को अच्छाई के साथ या भलाई के साथ समाज में जोड़े रखना यही सत्याग्रह का एक रूप है। प्यारे बच्चों, अगर हम गांधी जी के प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन के बारे में जानें तो उसमें उनका जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह। आप सभी जानते हैं कि गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे और इसी दिन 9 जनवरी के दिन को हम जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसके रूप में भी मनाते हैं। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में हुआ था और गांधी जी को इस सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया था बिहार के एक व्यक्ति ने, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो बिहार में होने वाली जो 3 कठिया पद्धति थी या नील की खेती थी उसके विरोध में गांधी जी को एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए अपने साथ बिहार लेकर गए। वास्तविकता यह है कि 1861 में एक भूमि कानून बनाया गया था जिसके आधार पर जो श्रमिक हैं, जो किसान थे, उन्हें अपनी 20 बीघा जमीन में से 3 हिस्से पर या 3 बीघा जमीन पर नील की खेती का उत्पादन करना था और ये नील की खेती अंग्रेजों के लिए बहुत लाभदायक थी। नील की कृषि करने के कारण जो भूमि थी वो निरंतर बंजर हो रही थी और इसके कारण, इसके प्रभाव से समय समय के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही थी। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल जी के साथ चंपारण गए और वहां उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और यहीं से गांधी जी ने अपनी जो कोट पैंट थी उसको छोड़ करके एक साधारण धोती अपनाना प्रारंभ किया। आपने सदैव देखा होगा गांधी जी हमेशा एक धोती लपेटे रहते थे। ये जो पहनावा था ये चंपारण से ही उनको मिला था। चंपारण के लोग बहुत ज़्यादा गरीबी में जीवन बिता रहे थे। उनकी जो भूमि थी वो निरंतर अनुपजाऊ होती जा रही थी क्योंकि उस पर वो फसलें उगाने के स्थान पर नील की खेती कर रहे थे। पहला आंदोलन उनका सफल हुआ। इसके बाद उन्होंने दूसरा आंदोलन प्रारंभ किया, वो था अहमदाबाद सत्याग्रह। आप सभी जानते हैं अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और गुजरात में जो अहमदाबाद थी वहाँ पर एक कपड़ा मिल थी। कपड़ा मिल में जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दी, जो कि महंगाई के कारण अपना वेतन बढ़वाना चाहते थे। मिल मालिकों ने कारखानों में तालाबंदी कर दी, जिससे जो मजदूर थे वो और भी बेरोजगार हो गए और मजदूरों को अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। महात्मा गांधी जी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा मजदूरों का वेतन 50 रुपये तो नहीं किया गया, लेकिन 20 रुपये से बढ़ा करके 35 रुपये महीना कर दिया गया और इसमें भी गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई। जो तीसरा सत्याग्रह था वो था खेड़ा सत्याग्रह। जो खेड़ा है वो भी गुजरात में स्थित है और आप सभी जानते हैं
कि 1918 में खास करके इसमें खेड़ा सत्याग्रह में सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1918 में एक भयंकर सूखा पड़ा। सूखा पड़ने के कारण जो वहाँ पर फसलें थी वो बर्बाद हो गई, और फसलें बर्बाद होने के कारण जो किसान थे वो अंग्रेजों को भू राजस्व या लगान नहीं दे पाए, जिसके कारण जो बंबई के गवर्नर थे उनसे वार्ता की गई, और वार्ता करने के पश्चात बाद में इस भू राजस्व को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा गांधी जी ने एक और आंदोलन चलाया, रोलेट एक्ट, जो कि काला कानून था 1919 का, इसके विरुद्ध। पहले रोलेट एक्ट को जान लेते हैं कि रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कानून बनाने के लिए गठित किया गया। सर सिडनी रोलेट को एक कानून बनाने के लिए विधि विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया, और उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों तथा भारत में बढ़ते हुए जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसको रोकने के लिए कानून का सुझाव दिया। रोलेट एक्ट के अंतर्गत बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रावधान था। इस रोलेट एक्ट में अगर 4 व्यक्ति या 4 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर खड़े होकर बातें कर रहे होते थे तो उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। और इसमें आप सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग में इस रोलेट एक्ट के विरोध में, इस काले कानून के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था, जहां जनरल डायर ने निहत थे, जो क्रांतिकारी थे, जो लोग थे जो सभा कर रहे थे जलियांवाला बाग में, उन पर निरंतर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और इस हत्याकांड के बाद 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो जनरल डायर था उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि से विभूषित किया गया। बाद में आप सभी जानते हैं कि जनरल डायर को मारने का श्रेय किसे आता है, वो शहीद उधम सिंह को है। शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर को ब्रिटेन जाकर ही मारा, लंदन में, और उन्हीं शहीद उधम सिंह के नाम से उत्तराखंड में एक जिला भी बना, उधम सिंह नगर। तो ये सारी घटनाएं रोलेट एक्ट 1919 से जुड़ी हुई हैं, जिसे कि काला कानून कहा जाता था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 3-4 लोग एक साथ इकट्ठा होकर के बातें नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसे काला कानून भी कहा गया। और गांधी जी के द्वारा इस बिल को पास न कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। एक और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक का जो चला। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, और इस असहयोग आंदोलन करने पर उन्होंने विधान परिषदों, सरकारी अदालतों और यहाँ तक कि जो सरकारी विद्यालय थे उन सभी का बहिष्कार किया। हिंदू विद्यालयों की स्थापना की गई। जिन बड़े बड़े नेताओं को उपाधियां दी गई थी उन्होंने अपनी उपाधियां त्याग दी। इसके साथ साथ 1921 का जो वर्ष था उसे असहयोग वर्ष का भी कहा गया। लेकिन क्योंकि यह अहिंसात्मक आंदोलन था, इस आंदोलन में कुछ हिंसा भड़क उठी। उत्तर प्रदेश का एक स्थान है चौरी चौरा, वहाँ 5 फरवरी 1922 को एक व्यक्ति थे भगवान अहिर, उनको, वो पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सैनिक भी थे, उनको पुलिस वालों ने पकड़ करके बहुत पिटाई की। आवेश में आकर के जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे क्रांतिकारी थे उन्होंने चौरी चौरा में एक थाने को घेर लिया, और उसमें जितने पुलिस वाले थे, 20-22 पुलिस वाले थे, उन सभी को जिंदा जला दिया। ये घटना 5 फरवरी 1922 को घटी उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक गांव में। और इस घटना के बाद गांधी जी ने कहा कि जो हमारा असहयोग आंदोलन था ये अब अहिंसात्मक नहीं रहा। चौरी चौरा में हिंसा हो चुकी है, पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया है, थाने में आग लगा दी गई है, इसलिए इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। और इस आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने समाप्त कर दिया, अर्थात असहयोग आंदोलन जो था वो बीच में ही समाप्त हो गया। जो छठा आंदोलन था गांधी जी का वो था वाइकोम सत्याग्रह। यह सत्याग्रह ट्रावंकोर रियासत के नगर वाइकोम में हुआ, जिससे गांधी जी से प्रभावित होकर के स्वामी रामास्वामी नायकर ने इसे चलाया था। यानी कि वाइकोम सत्याग्रह 1924 का जो नेता था वो कौन थे, वो थे रामास्वामी नायकर। यह आंदोलन मुख्य रूप से शिव मंदिरों में दलितों के प्रवेश से संबंधित था। इसमें जो दलित लोग थे उन्हें मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं दिया गया था। आप सभी जानते हैं गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहकर भी पुकारा, और बाद में इस सत्याग्रह को सफलता प्राप्त हुई। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गांधी जी ने, सत्याग्रह था वो भी बारडोली सत्याग्रह। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहां की जनता ने उनको दी। तो आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में मिली, तो इसका सही उत्तर होगा बारडोली सत्याग्रह। ये जो बारडोली स्थान है ये गुजरात के सूरत में स्थित है। जो बंबई की तत्कालीन सरकार थी उसने 22% भू राजस्व को बढ़ा करके मनमानी गतिविधि से जनता का शोषण करना प्रारंभ किया।
इस शोषण का जो वहाँ के किसान थे उन्होंने निरंतर विरोध किया और इसके विरोध में जुलूस निकाले, प्रदर्शन किए, धरना दिया। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो इस आंदोलन के कारण, इस बड़े आंदोलन के कारण बंबई सरकार को अपना जो 22% तो भू राजस्व बढ़ाने का जो फैसला था उसे वापस लेना पड़ा और ये सत्याग्रह सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। और इसकी सफलता के बाद ही पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया गया। गांधी जी का एक और सत्याग्रह था, वो था नमक सत्याग्रह, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ये दांडी मार्च जो गुजरात में साबरमती है, साबरमती से दांडी के मध्य चलाया गया और इस साबरमती से दांडी के मध्य जो आंदोलन चला गया ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला। 6 अप्रैल 1930 के दिन दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर महात्मा गांधी जी तथा उनके 78 अनुयायियों ने नमक बनाया और नमक आंदोलन को, जो नमक पर कर थे उनको समाप्त करने के लिए नमक कानून को तोड़ा। इसके साथ ही 6 अप्रैल 1930 से असहयोग आंदोलन की तर्ज पर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को असहयोग आंदोलन की तर्ज पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी अहिंसात्मक आंदोलन था, लेकिन इन दोनों में यह अंतर था कि इसमें केवल किसी भी कार्य की अवज्ञा करनी थी। अवज्ञा अर्थात अवहेलना, किसी भी कार्य को करने से मना करना। गांधी जी का एक और सत्याग्रह था, वो था राजकोट सत्याग्रह। जो राजकोट रियासत के लोग थे वो मांग कर रहे थे कि एक संविधान बने और उसी के हिसाब से वहां चुनाव किए जाए, लेकिन राजा ठाकुर साहब ने गांधी जी को ऐसा आश्वासन दिया था, किंतु उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। किसी प्रकार के विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए। तो गांधी जी के कहने पर जो आचार्य जेपी कृपलानी थे और जो कस्तूरबा थी, उन्होंने वहां पर उपवास रखना प्रारंभ किया। उस समय भारत की जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। उन्होंने संघीय न्यायालय के जो प्रधान जज थे मॉरिस गोयर को वहां भेजा और संविधान तैयार करने के लिए कहा। दूसरे विश्व युद्ध यानी कि 1939 से 1945 के मध्य जो विश्व युद्ध था उसके प्रारंभ हो जाने के कारण ये जो मुद्दा था ये धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और इसको अस्वीकार कर दिया गया। बाद में गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम जो सत्याग्रह था वो था भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया। इस आंदोलन का जो प्रारंभ था वो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ था और इसमें जो नेता थे उनको गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन को ऑपरेशन जीरो आवर कहा गया, जिसमें बड़े बड़े जो नेता थे उन सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। तो उपरोक्त बातों से आप सभी समझ गए होंगे सत्याग्रह का अर्थ था सत्य, अहिंसा, अस्तेय के माध्यम से सत्य का आग्रह करना तथा अपनी मांगों को मनवाना। प्यारे बच्चों, जो गांधी जी थे उनके जो विचार थे वो निरंतर आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो सत्याग्रह के नियम हमें सौंपे गए उसी के आधार पर यदि हम कार्य करते हैं तो हमें विशेष रूप से सफलता प्राप्त। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने सत्याग्रह के कुछ भौतिक नियम भी बताए हैं, जिसमें सदा आत्मनिर्भर रहना, सत्याग्रह के हाथों में जो उपक्रम हैं, जो कार्य करने के लिए जो भी संस्थान है उनका सत्याग्रह के हाथों के द्वारा चलाया जाना, इसके अलावा जितने भी लक्ष्य हैं, रणनीति है, तरीके हैं, उनका निरंतर प्रचार प्रसार करना, सत्य के अनुकूल जो मांगे हैं उनके लिए उनकी न्यूनतमता बनाए रखना, आंदोलन को निरंतर आगे बढ़ाते रहना, इसके अलावा जो सत्याग्रही जत्थे हैं उनके भीतर दुर्बलताओं का या कमियों का निरंतर परीक्षण करना, सम्मानजनक शर्तों पर विपक्षी जो क्षेत्र हैं, सहयोग हैं, उनसे निरंतर उसकी खोज करते रहना, इसके अलावा विचार विमर्श में अनिवार्य रूप से समर्पण करने का इनकार करना, जो मौलिक मुद्दे हैं उन पर पूर्ण सहमति पर बल देना, ये सत्याग्रह के प्रमुख नियम हैं। प्यारे बच्चों, ये जो नियम हैं इनके साथ साथ व्यक्ति को भी कुछ कार्यों को करना होता है, जैसे कि जो व्यक्ति सत्याग्रही होगा ये सत्य का पालन करेगा, उसमें किसी भी प्रकार से क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसे विरोधी का क्रोध सहन करने की भी क्षमता उसमें होनी चाहिए। यदि वो विरोधी का क्रोध सहन कर लेगा तो बदले में प्रहार नहीं करेगा, जिससे किसी प्रकार की क्रांति या हिंसा का जन्म नहीं होगा। इसके अलावा जो भी प्रतिरोधी व्यक्ति होगा उसको हटाने के लिए सदैव अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए, अहिंसात्मक प्रतिरोध का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम किसी ट्रस्ट को स्वीकार करते हैं तो उसकी संपत्ति का हमें समर्पण नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी अपने प्राणों की बलिदान क्यों ना करना पड़े। अर्थात ट्रस्ट या न्यास की जो संपत्ति है उसकी हमें सदैव रक्षा करनी चाहिए। प्रतिरोध में शपथ लेना या बुरा भला कहना सदैव गलत होगा। अगर हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो हमें कभी भी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए।
अतः उसे कदापि अपने विरोधी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो सत्याग्रही व्यक्ति होगा उसे अपने विरोधी का अपमान भी नहीं करना है। और अब हम जान लेते हैं सत्याग्रही के या क्रियाशील सत्याग्रह की जो अनिवार्य तत्व हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो क्रियाशील सत्याग्रह होगा उसमें विचार विमर्श और तथा मध्यस्थता को स्थान दिया जाएगा। अर्थात कोई भी विवाद होता है तो उसका शांतिपूर्ण समाधान किया जाएगा विचार विमर्श के द्वारा तथा मध्यस्थता अर्थात संधि के द्वारा। इसके अलावा यदि कभी सीधी कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़े या आंदोलन खड़ा करना पड़े तो उसके लिए जत्थे या समूह का निर्माण किया जाएगा। समय समय पर धरना, प्रदर्शन, हड़तालें या आंदोलन के द्वारा भी हम क्रियाशील सत्याग्रह को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि कोई समझौता न हो सके तो उसके लिए समय समय पर हमें चेतावनी भी देनी चाहिए। जो पांचवा है तरीका क्रियाशील सत्याग्रह का, उसमें आर्थिक बहिष्कार तथा हड़तालों का भी प्रयोग करना चाहिए। आर्थिक बहिष्कार अर्थात किसी भी व्यक्ति से हम आर्थिक रूप से ना तो सहायता लेंगे ना उसको देंगे, जिससे कि वह स्वयं निष्क्रिय हो जाएगा। क्रियाशील सत्याग्रह का जो छठा बिंदु है वो है असहयोग करना। अगर हमारी स्वतंत्रता या हमारे जो मुद्दे हैं या जो हमारा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो खतरे में पड़ता है तो हमें हमेशा विदेशी माल का बहिष्कार करना चाहिए, असहयोग करना चाहिए तथा स्वैच्छिक रूप से उस स्थान से पलायन कर देना चाहिए, हिजरत करना चाहिए। और क्रियाशील सत्याग्रह का जो अंतिम अनिवार्य तत्व है वह है सविनय अवज्ञा। सविनय अर्थात विनम्रता पूर्वक, अवज्ञा अर्थात कहना न मानना या आज्ञा का पालन न करना। इस प्रकार से हम क्रियाशील सत्याग्रही बन सकते हैं। और गांधी जी ने इन सभी तत्वों का प्रयोग करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, जिसके कारण आज भी हम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता या महात्मा के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचारों को जाना। आगे हम गांधी जी के जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है या गांधी जी के जो साम्यवाद है या अराजकतावाद है या उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जो मित्र हैं उन तक भी पहुंचाइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।